अभी फरीद अहमद पराचा साहब जो है, हमने उससे सवाल किया कि जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, तो उन्होंने कहा जी हमने चूँकि जिन सीटों पे हम खड़े हुए हमें यकीन है कि हम वो विन करेंगे। तो लेकिन हम देख रहे थे कि वहाँ पे जो बड़े बड़े जलसे वो आज़ाद उम्मीदवारान के या PTI के हमने झंडे देखे हैं, नून वाले कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, मगर जमात इस्लामी का जो अमीर है वो नईम और रहमान साहब वो नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल खैर, हम अब आते हैं अपना शेख यूनुस साहब की तरफ से। शेख यूनुस साहब देखें, अगर इलेक्शन के बाद लोगों का अगर मैंडेट चोरी हो जाता है या छीना जाता है या खदशात जिस तरह पाए जाते हैं, क्या कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? नहीं सब जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें आप धांधली करना इतना अब आसान नहीं रहा जितना आप माजी में कर सकते थे। अभी जो GB का इलेक्शन है, GB का इलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे मोनीटर्स वहाँ हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ मौजूद है। ये फॉर्म 45, 47 कहना सर क्या करें, लास्ट टाइम जब हुए थे 24 वाले, वहाँ पे यूरोपीय यूनियन वाले थे, दौलत मुश्तरका वाले, तो उन्होंने अब आके वो इलेक्शन का जो है ना वो असल में न्याय साहब हमारी बदकिस्मती ये है कि जो इलेक्शन हार जाता है वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 लेके चल पड़ता है, जो जीत जाता है वो उसमें वहाँ सारी चीज़ें ठीक नज़र आती हैं। मुस्लिम लीग नून जीतती है तो वो सारा कुछ ठीक है, मुस्लिम लीग नून हारती है वो सारा कुछ गलत है। PTI को इक़्तिदार मिल जाता है तो वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है, PTI को इक़्तिदार नहीं मिलता वो कहते हैं जी 35 पंक्चर लगे हुए हैं, इतने पंक्चर लगे हुए हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें धांधली करना, इलेक्शन को बाईपास करना, वोट के मैंडेट को चोरी करना, ये कोई इतनी आसान चीज़ें नहीं रही। जो GB का वोटर है वो बड़ा वाज़े तौर पे ये देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन तीनों बड़ी पार्टीज़ की हुकूमत है, तीनों सूबों में हुकूमत है। अगर GB का जो वोटर है वो ये नहीं देख रहा, ये जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, सबसे ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस किस सूबे में रही, किस सूबे ने ज़्यादा अच्छी सफाई की, किस सूबे ने ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस की, KPK की क्या सूरत हाल थी, पंजाब की क्या सूरत हाल है, सिंध की क्या सूरत हाल है, जहाँ यूनिवर्सिटी रोड जो है कई साल से उनका मेन रोड नहीं बन रहा। तो आप इन चीज़ों को अगर माजी से आप कंपैरिजन करेंगे, इसका GB के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें। अब देखें ना न्याय साहब, मैं आपको बताऊं मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। वहाँ पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है, वो एक मंशूर लेके अपनी पार्टी का आगे चल रहा है। वो जिस सूबे में उसकी हुकूमत है उसको वो एक रोल मॉडल के तौर पे किसी पार्टी का आप मुझे प्रोग्राम दे, जो इलेक्शन प्रोग्राम होता है या मंशूर जिसको प्रेजेंट कहते हैं, उसमें न्याय पार्टी का मुझे बताएं। अच्छा, उसमें न्याय साहब उसमें इस तरह है कि अभी जो मौजूदा इलेक्शन है, मौजूदा इलेक्शन के अंदर आपको पिछले इलेक्शनों से थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। इस वक्त आपके पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं और आपको सबसे ज्यादा मौके इलेक्शन फील्ड के ऊपर इन्हीं दोनों जमातों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको इलेक्शन की उसमें आपका ये दावा या प्रेडिक्शन है? ये सर मैं तो देखिए, मैं तो तजियाकार हूँ, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इसका जो है ना वहाँ के हालात अगर आपने देखने हैं, आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें इस तरह है कि अब जो ये मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, इसके साथ साथ जिस तरह हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, जेन जी स्टूडेंट पार्टी आई, उन्होंने तब्दीली लेके आए, जिस तरीके से उस हुकूमत जो कई सालों से चल रही थी वो उसको गिराया गया। उसके बाद जो तारक रहमान आए, इसके साथ साथ हमने नेपाल में देखा, नेपाल में जिस तरीके से जैन जी ने तख्ता उल्टा, उसके बाद जो है ना हमें सूरत हाल वहाँ बिल्कुल तब्दील होती हुई नजर आई। उसके साथ साथ हम ताकतवर जो है इंडिया के अंदर साहब, इंडिया के अंदर हम ये जैन जी देख रहे हैं। वहाँ थोड़े दिन पहले काकरोच जनता पार्टी बनती है, उसके जो 22.5 मिलियन फॉलोअर्स 2 दिन में आ जाते हैं और वो इतना हाइप क्रिएट हो जाता है, 35 लाख। अच्छा, उसके बाद उनके अकाउंट हैक होते हैं, उन पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। अब वो काकरोच जनता पार्टी, जो वहाँ के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे सूर्यकांत, उन्होंने एक फैसले के दौरान अपना टेम्परामेंट लूज किया और जो वहाँ की यूथ के खिलाफ बयान दिया। हमें कोई ऐसी इस तरह की मेजर तब्दीली आपको GB में नजर नहीं आई। वहाँ पे फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस है ना, तो आप समझते हैं उस लेवल की जो अवेयरनेस है यार GB?
अब आप अगर जीबी का अगर आप जो एजुकेशन लेवल चेक करें जीबी के लोगों का, वो सारा सिस्टम आप चेक करेंगे, ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। जीबी में भी बड़ी मियां साहब के पास अवेयरनेस आ चुकी है। मियां साहब, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह शेख मोहम्मद यूनुस साहब फरमा रहे थे कि जनाब धांधली नहीं हो सकती, क्या ये जिस तरह पीटीआई के लोगों को रोका जा रही है प्री पोल रिगिंग नहीं है? नहीं, क्या तो आप सोशल मीडिया आप खोल के देख लें, एक एक चीज़ वो सामने ला रहा है, तो फिर इस तरह इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर तो सवाल उठेंगे। देखें, क्रेडिबिलिटी तो कुछ लोगों का इशू नहीं है। आप तो सवाल बोले बादशाह वाले कर रहे हैं। किसका इशू है सर? क्रेडिबिलिटी तो पार्टीज का इशू हो सकता है, जिन लोगों के हाथ में इख्तियार या फैसला करना है, वो तो क्रेडिबिलिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर देम। लेकिन बहरहाल ये है कि हम कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि हम अपने जैसे तज्जियों में ये बात कर रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। लेकिन ये बात मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है, और ख़ास तौर पे जीबी के अंदर भी मैंने ये सही कहा, इन्होंने लिटरेसी रेट बढ़ाया, और हमें जीबी के जो भी लोग मिले हैं वो बाकायदा एक तहरीकें भी वहाँ चली हैं, अब नहीं पहले की भी चल रही हैं, जिसमें उनको अपने राइट्स उनको कुछ थोड़े लोग उकसा भी देते थे कि जी आपका हक बनता है यहाँ से अपनी सॉवरेनिटी। कुछ लोग गलत डायरेक्शन में भी चले गए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर पाकिस्तान इस हद तक तो किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि आदमी अपने हकूक के चक्कर में मुल्क की सलामती को खतरे में दांव पे लगा दे। वो तो फिर वहाँ पे तो फिर आपकी मुक़्तदरा पावर में आती है, मैदान में आती है। बाकी रह गए हमारे यहाँ जो एक डिबेट नहीं ख़त्म हो रही है अभी तक। असल इशू ये है कि जब हम हिसासियत की बात करते हैं, डिबेट ये है कि मुक़्तदरा हमारा इदारा जो है वो समझता है कि ये इलाका बॉर्डर एरिया जो इंटरनेशनल जो रीजन जो है उनके साथ वो अटैच है, सारा चाइना के साथ बड़ी हिसासियत पाई जाती है। कराकोरम हाईवे का, कराकोरम हाईवे बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेंसिटिव है। इंडिया का क्लेम उस एरिए पे, इंडिया का तो दावा है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हमारी टेरिटरी है, जिसे वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कह देते हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे सियासतदानों में जो आपस में निफाक है और कुछ इमेच्योरिटी भी है। वैसे माफ़ करना, ये मैं कहूँगा हमारे सियासतदान कुछ वक्त के साथ इमेच्योर भी ज़ाहिर हुए, यानी कि जिस तरह के वो एकदम बबल होता है जज्बात में आगे कोई बयान दे देना। तो बात कुछ लोगों को ये भी अंदाजा नहीं, जैसे वैसे तो हुसैन आप मादरत के साथ जी हमेशा हर इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो जो चाहे सूबाई हो उसका तमाम पार्टियों को बुला के कोड ऑफ कंडक्ट देता है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि जीबी में ऐसा कोई इलेक्शन कमिश्नर किसी पर लेकिन मेरा ख्याल कोई पार्लिंग हो रही होंगी वहाँ। अच्छा, खबरों में नहीं आया, मेरा ख्याल है खबरों आना चाहिए था। अगर आया तो जो कोड ऑफ कंडक्ट तो उसको तय होना चाहिए था। कोड ऑफ कंडक्ट तो होता जी, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट को भी वायलेट करना कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। चलो वो तो फिर बाद में चार्जशीट बनेगी ना, जो भी उसको वायलेशन करेगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि असल इशू वही है कि मुक़्तदरा के अंदर एक सोच पाई जाती है कि किसी रीजन की हसासियत को, मिसाल के तौर पे आप अफगानिस्तान का इशू ले लें। जी ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसा उसको डीप स्टेट समझती रही। चले, जब उन्होंने पैंतरा बदला या उनको रियलाइजेशन हुई कि ये गलत फैसले थे, तो हमारे बहुत से सियासतदान जो थे वो पहले तो कहते थे अफगान तालिबान बड़े नेक हैं और पाकिस्तानी तालिबान बद हैं। बाद में कई सालों के बाद, कई बच्चों को कत्ल कराने के बाद, नमाजियों को कत्ल कराने के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि ये दोनों तालिबान गलत हैं। और मैं एक शेख साहब एक महफिल में था, तो जिसमें हाफिज सईद साहब बाकायदा वो तकरीर कर रहे थे, मैं उनके सामने मौजूद था। तो मैंने जब वो रुके तो मैंने कहा जी एक बात तो मुझे आज समझा लें, इस बात को 10-12 साल हो गए। मैं कहा जी आप ही एक जहादी तंजीम के सरबराह हैं, ये तालिबान और दाइश का झगड़ा क्या, ये है क्या? उन्होंने कहा जी दोनों ही खारजी हैं। ये लाउड स्पीकर पे उन्होंने बरमला आमने सामने हमारे साथ, यही 10 साल हमारी मुसल्लह फौज तो अब कहती है इन्होंने खारजी, लेकिन हाफिज सईद साहब ने आज से 10 साल पहले इनको खारजी कह दिया। कहने का मकसद था कि हमारे यहाँ जो कन्फ्यूजन है ना, और आपस में ये मेरा ख्याल है हमें कोड ऑफ कंडक्ट मुल्की सतह पे बनाना पड़ेगा। नहीं, आपने बात अच्छी की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि देखें फिर इन कैमरा ये ताकतवरों को चाहिए था कि तमाम जमाती मीटिंग
कॉल करते उनको कहते उनके सामने रखते, देखें ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ये बाउंड्री लगती है हमारे, ये स्टेक्स हैं, आप रियासत के, ये रियासत के फ़ायदे की बात है, रियासत के लिए अगर आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं या काम करते तो करें। फिर एक नया जो इलेक्शन है उसको फिर आप एक नेशनल गवर्नमेंट की सूरत में सामने ले ये आपने बेहतर तजवीज़ दिया कि ऊपर की सतह पे कोड ऑफ कंडक्ट बने, ऊपर की सतह की बात नहीं। यानी कि बाकायदा, जैसे मुझे याद पड़ता है कि मैं वो तमाम रीजन में उसका मैं 2 मरतबा पेशावर गया हाँ न्याय जी। साहब, तो उन दिनों 11 कोर के कमांडर थे जनरल आसिफ यासीन जी। मुझे कुछ ज़ाती काम थे उनसे, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी वहाँ वो कबायली इलाकों में जी। और उनके बाद वो फिर ट्रांसफर हो गए जनरल खालिद रब्बानी लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेकिन एक जनरल साहब को जब मिलने गया तो उन्होंने 20-25 मिनट बाद मुझसे इजाज़त ली कि साहब मैं अब बिजी हूँ। मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी के सूबा KPK के IG IGFC बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स और गालिबन वो चीफ मिनिस्टर से भी उन्होंने मिलना था। तो यानी इस तरह की एपेक्स कमेटियों को तो अब रिवाज आया ना सही ये, लेकिन इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर पे या मुल्क की इंतजामी अमूर पे मीटिंग्स चलती रहती है। सही। हाँ, ये है कि उनको एक तसलसल के साथ जहाँ जहाँ कोई हसासियत पाई जाती है करना चाहिए, ये बात सही है आपकी। अच्छा शेख यूनुस साहब, वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर नवाज शरीफ साहब भी गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ उन्होंने जलसे किए, उन्होंने कहा कि देखें मैं तनकीद किसी पे नहीं करूँगा बल्कि मैं वोट कारकर्दगी पे बुनियाद पर लूँगा। मगर वो इतनी देर के बाद अगर उनको आज़ाद किया गया है तो फिर आते उन्होंने 2-4 बातें भी की कि मुझे जो है ना वो गिरफ्तार किया गया, मुझे देश निकाला, आपने नहीं निकाला था, किसने मुझे देश निकाला, फिर वही सवालात उसने उठाए हैं। कैसे देखते हैं आप? न्याय साहब, जो GB की सूरत-ए-हाल है वहाँ हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। आप बिलावल भुट्टो साहब को भी देखेंगे, आप मियां नवाज शरीफ साहब को भी देखेंगे, आप दूसरी पार्टीज़ को भी देखेंगे। अब हर पार्टी ने अपना जो भी बेस्ट जो अवेलेबल जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके तहत उन्होंने वहाँ के वोटर को कन्विंस करना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात कही, जो GB का वोटर है उसको जिस तरह मियाँ साहब ने भी फरमाया, इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। उसके अलावा इन तीनों पार्टीज़ की हुकूमत मौजूद है। अब तीनों पार्टीज़ की हुकूमत मौजूद होने का मकसद ये है और इसका GB का वोटर ये बिल्कुल वाज़े तौर पे देख रहा है कि जिस तरीके से ये तीनों पार्टियां अपना अपना सूबा किस तरह चला रही हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था कि अब वफाक में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की हुकूमत है। अब दोनों को जो कैसे ज़रा डिफाइन करें, वो कैबिनेट में मैं तो नहीं देखा कोई पीपल्स पार्टी का। अब आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान जो वफाक की हुकूमत है उनके जो फैसले होते हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है? नहीं, कैबिनेट मीटिंग में तो कोई रोल नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में अगर इनका कोई किरदार नहीं है लेकिन उनकी मुशावरत से सारे फैसले होते हैं, असेंबली से ही फैसले होते हैं, असेंबली की उनकी रजामंदी से ही फैसले होते हैं। आप क्या समझते हैं जो 27वीं आईनी तरमीम आई है ये इनकी मुशावरत से नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। अब ये देखना, अब ये बजट जो आएगा, आप ये क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर बजट आ सकता है? पास नहीं हो सकता, नहीं हो, आ ही नहीं सकता, पास भी नहीं हो सकता। अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का जो वोटर है वो उनको जो उनके कैंडिडेट को जो मौके हैं वो बिल्कुल यकसा मिले हुए हैं। अब देखें, अब दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो ग्राउंड रियलिटी है, जो इस वक्त जो डोमेस्टिक पोल्स हैं, जो लोगों की राय है, मुख्तलिफ जो ज़राए से ये जो समझ लें कि कोई मुसद्दका चीज़ें नहीं हैं, उसमें पीपल्स पार्टी थोड़ा सा नून लीग से आगे नज़र आती है। अगर रीज़न क्या है, वजह क्या है? रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी का GB में मौजूदा जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इलेक्शन का जो भी सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर GB के जो उम्मीदवार हैं, अगर आप वो देखेंगे स्कर्दू के अंदर, अस्तोर के अंदर, हंजा के अंदर, नागर के अंदर, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आपको काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। उनका वोट बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। उनका इंडिविजुअल जो है, आप बरादरी लेवल पे अगर आप देखें वहाँ जो वोट बैंक है, MWM कहाँ खड़ी है वहाँ पे जो मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन है?
अब ये जो दूसरी पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और तीसरी पीटीआई होगी। अब जो बाकी जो सारी पार्टीज हैं वो इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो आपको 5 से 2 सीटें लेते हुए नजर आते हैं। अच्छा। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया, पीपल्स पार्टी 7 से 10 सीटों पे नजर आ रही है, पीएमएलएन 6 से 9 सीटों पे नजर आ रही है, पीटीआई 4 से 8 सीटों पे नजर आ रही है, जो इंडिपेंडेंट है वो 5 से 2 सीटों पे नजर आ रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो 24 जनरल नशिस्तें हैं। आप पीटीआई की बात ना करें, फिर इंडिपेंडेंट की बात करें ना। अब वो पीटीआई का जो जलसा इंडिपेंडेंट का बतौर तजिया कर दो कह सकते हैं। हाँ, अब देखे ना जो इंडिपेंडेंट का जलसा होता है, जिस उम्मीदवार का होता है, अगर वहाँ पीटीआई के आपको झंडे नजर आए, आपको पीटीआई के नारे नजर आए, इंडिपेंडेंस लेता है, दूसरे इंडिपेंडेंस से लेता है, उसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो मुश्तरका भी उम्मीदवार हैं वहाँ आपको जो नजर आते हैं वो मौजूदा सूरत हाल जो है वो तकरीबन 4 से 8 सीटों की नजर आ रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये था न्याय साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जीबी की चल रही है उसमें मखलूत हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है बनती हुई। अगर ये मखलूत हुकूमत, शेख साहब मखलूत हुकूमत के फवायद तो कम हो सकते हैं, नुकसान ज्यादा है, तो क्या ये चल जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह आप ये देखें आपकी वफाक की हुकूमत कितने सालों से चल रही है। नहीं, वफाक वो मखलूत हुकूमत नहीं है, वो कोalition भी नहीं है। अब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, केपीके में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है। इसके साथ साथ आप जो मेजर चीज़ें देखेंगे वह आपको हर जगह, बलूचिस्तान में भी आपको नज़र आएंगे कुछ पीपल्स पार्टी के जो है ना स्टेक होल्डर्स। तो आप इसको जो है ना, अगर कबीना में, वफाकी कबीना में पीपल्स पार्टी नहीं बैठी हुई तो आप ये क्या समझते हैं कि बाकी जगहों पे आपको पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आ रही? तो इसी तरीके से, जिस तरीके से ये वफाक और सूबे मिलकर ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत को चला रहे हैं, तो ये जिस तरह हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी देखा था कि पहले ये मामला जो है ना वो इख्तलाफात में थे, फिर जो है ना वो जो है ना इनकी राय एक हुई, उसके बाद जो है ना कोई मुश्तरका उम्मीदवार आ जाता है। तो ये जिस वक्त इलेक्शन होगा न्याय साहब, इलेक्शन होने के बाद जो सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आती है मखलूत हुकूमत की, तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी आप कहते हैं इंडिपेंडेंट पीटीआई नहीं आ सकती? इंडिपेंडेंट पीटीआई जो ग्राउंड रियलिटी है ना इस वक्त, जो वोट बैंक है, जिस तरीके से वहाँ के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो वहाँ जलसों में नज़र आ रहा है, जो वहाँ की आवाम कह रही है, जो वहाँ के डोमेस्टिक पोल्स कह रहे हैं, उसमें जो है ना पीटीआई बहुत पीछे नज़र आ रही है। जी ठीक। मियाँ साहब, बिलावल साहब ने जहाँ अपने खिताबात, धुआंधार खिताबात उन्होंने जीबी में किए, जहाँ उन्होंने एक गलती भी की है फॉर्म 47, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात भी की है। उसने कहा कि जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो उसके साथ ही आज़ाद कश्मीर और जीबी के भी होने चाहिए। गुड आइडिया। क्या इससे फायदा होगा? तो पाकिस्तान कौन सा कोई मतलब 50 सूबों का मुल्क है जिसमें कि ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा ख्याल है अगर इसकी थोड़ी बाकायदा प्लानिंग कर ली जाए, मनसूबाबंदी, तो ये किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका शायद मुद्दा या मकसद ये था कि बजाय एक पार्टी बने फिर वो अपना असरअंदाज हो, फिर वहाँ को खरीदारियाँ और वफादारी होंगी, ये असल गेम है। तो वो फिर आए जी, आओ आप कश्मीर कमेटी का आपको चेयरमैन बनाते हैं। मैं कश्मीर जाता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात वैसे मैं कर रहा हूँ, एक मुझे याद आ रही है कि मैं एक मतलब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, सरदार कयूम खान के भाई साहब सरदार अब्दुल हमीद खान, वो पहले चीफ जस्टिस भी वहाँ रहे थे, तो मेरे हमारे अंकल्स की तरह थे। तो मैं उनके साथ गया, उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दो, मैं उनके पास बैठा था तो एकदम वो खुद भागे भाग गए। तो मैंने कहा कि अंकल क्या हुआ? कहते हैं ये वो चीफ सेक्रेटरी आ गए आज़ाद कश्मीर के। तो मेरे इल्म के इजलाल हैदर जैदी साहब थे। तो मैंने कहा अंकल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के बंदे, लेकिन वहाँ उनका इतना होल्ड था कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटोकॉल दे रहा था। यानी तो जहाँ पे कुछ इस तरह की खराबियाँ भी सिस्टम में मौजूद हैं, उनको आपने एड्रेस करना है, देखना है। तो मेरा ख्याल है हमें सियासतदानों को शऊर के साथ, और मैं समझता हूँ यकानगत तो शायद ना आए आपस में हमारे सियासतदानों में, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त के साथ आगे चलें, नहीं तो अदरवाइज तो फिर ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम चलाएगा। नहीं, अगर हम ये देखते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन फिर मैनेज किए जाते हैं, अगर एक साथ नहीं होते, ये जो मैंने बताया, बुनियादी तौर पर वही बात, फिर वो ये कम अज कम फिर ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ना। मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबली पाकिस्तान पर लोगों के एतमाद जो है ना, न्याजी साहब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब से भी, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं नवाज शरीफ से भी या उनके बंदों से,
और पीपल पार्टी से भी कि ये दे शुड कम ऑफ एज। मैं ख्वास साहब से कोई बात नहीं करता, अब ये बलोगत का मुजाहरा करते हुए कन्फाइनमेंट में है, ये उनसे भी बालों बात नहीं। नजरी की नहीं जी, कन्फाइनमेंट तो वो अकेले है ना, उनकी पार्टी इतनी बड़ी ब्रॉड बेस्ड पार्टी है। नहीं, वो मिट्टी के हाथों तो नहीं है। डायरेक्शन तो लेनी होती है, इंस्ट्रक्शन नहीं तो जी, लेनी मेरा ख्याल है होती है। ज़ाती मुलाकात ही ख्याल- नहीं हो रही। ये चीज मुझे बड़ी मायूस करती है कि वो कहते हैं जी खान साहब कहेंगे बैठ जाओ, मैं बैठ गया, और बड़े बड़े रीजनेबल लोग उनके लीडर्स जो है वो कहते हैं मैं फैसला करने से कासर हूं। मैं कहा यार ये फैसला करना कि जी पार्टी ने कौन सा ना कायद जो होते हैं इलेक्शन- उनसे साथ डायरेक्शन ली। नहीं, नवाज मेरा शरीफ ज़ाती अगर जब ख्याल बाहर है हैं, कि वो गलत है सारी पार्टियों में, देखिए- ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पार्टी। आप क्या समझे चीफ मिनिस्टर जो है ना मुराद अली शाह, वो क्या नाम है जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, जी वहां के वो क्या बगैर बलावल और जरदारी के फैसले कर ये सकते हैं? बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये बड़ा एक ये सिंगल और मैन को इस हद तक इख्तियार दे देना। पार्टी का एक पॉलिट ब्यूरो होता है, पार्टी का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो सारी पार्टियों में मफकूद है इंक्लूडिंग पीटीआई। सही। और पीटीआई वाले तो खुद कहते हैं, बड़े मिसाल के तौर पर उमर यूं मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैंने 5 हफ्ते उनके साथ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, तो आपने पूछा उसको मैं उन्हें सजा हुई है? देखो वर्केबल मॉडल देते थे वो गवर्नेंस के, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था, वो मेरे से हम आपस में पूछ रहे थे, बहुत इंस्पायर थे। लेकिन मैं समझता हूँ बात का एक बंदा इतने इस रैंक का इस लेवल का आगे गए कि जी खान साहब से मैंने पूछना है कि पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को अल्लाह रहम करे किस तरह चलाते हैं। पार्टी के लिए कोई रॉकेट साइंस तो होती नहीं, पार्टी का आपस में सर जोड़े तो अच्छे फैसले कर सकते हैं। पार्टी कार्डर होता किस लिए है? तो ये सारी पार्टियों में एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक मरकजियत बहुत है। तो मरकजियत भी हमारा बहुत बड़ा अलमी है हमारी सही। सियासत का। अच्छा मियाँ साहब, शेख साहब, ये मुझे बताएं, अभी चौधरी शजात हुसैन भी बयान दे रहे हैं, उसका बेटे शाफे और राफे हुसैन, वो भी उन्होंने भी अपने को मेरे ख्याल में को 6, 7, 8 बंदे खड़े किए हैं, 6, तो वो भी पुरुमीद हैं कि हम भी जीतेंगे। क्या वो भी इस मखलूत हुकूमत हिस्सा बन सकते हैं, जीत सकते हैं? देखिए न्याय साहब, 403 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आपने जिस तरह पहले भी बताया था, जिस तरह इस आपने इलेक्शन का बैकग्राउंड बताया, तो हर पार्टी अपना ज़ोर लगा रही है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, इंडिपेंडेंट हो, ये सब के लिए आप अगर ये कहें कि बिल्कुल ऐसी कोई सूरत कर दी गई है कि किसी जमात का बिल्कुल गला घोंट दिया गया है, ये बात कहना बिल्कुल नामुनासिब है। जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये ठीक है। जो इस वक्त वफाकी पार्टीज़ हैं, जो सूबों की पार्टीज़ हैं, उनको थोड़े से मौके ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई छोटी पार्टी वहाँ जो इलेक्शन की कैंपेन उसको चलाने नहीं दी जा रही, या बिल्कुल उनका। अब देखें आप इसके मुकाबले आप वेस्ट बंगाल का, आप इंडिया का इलेक्शन देखें, आपको हर जगह धांधली, आपको रूज पर नजर आएगी। अच्छा न्याय साहब, मैं आपको बताऊंगा, शायद दुनिया के आपके इल्म सबसे बड़ा में धांधला ये हुआ। पहले भी बात हो, 90 लाख वोटर्स को 90 लाख फरिश्तों वोटर्स से गायब कर को दिया गया। फहरिस्तों से गायब कर दिया फरिश्तें उड़ा दी गया। गई। उसके बाद उन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये आप उनके मगरबी बंगाल की बात कर रहे हैं? वेस्ट जी, जी, बंगाल जो इंडिया के जो ममता ममता बनर्जी बनर्जी की ने जो हुकूमत गई है इलेक्शन ना, आ रहा ममता है, बनर्जी। जो मौजूदा बीजेपी वहाँ जीती है, आप धांधली इसको कहेंगे। आप वेस्ट बंगाल का इलेक्शन देखें, नहीं, वहाँ पे शेख साहब इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं, मैं कहना नहीं, मैं उसकी कहता हूँ credibility की धज्जियां बिखर गई। आपने अच्छा। ऐसा धांधली ज़्यादा पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त फख्र से कह रहा होगा कि हम जी। उनसे बेहतर हैं। और आप अगर उसके मुकाबले में कंपैरिजन करें जीबी का, उसके मुकाबले में कंपैरिजन करें आप जम्मू कश्मीर का, तो आप लेकिन ऐसी आवाजें मैं CNN, नहीं जी, आ रही हैं BBC, आवाजें। ये तो अल जजीरा, आपको- वो तो नहीं उठा तो रहे। वहाँ से मैं नहीं, कहता- वहाँ मेरी बात सुनिए। उनका मीडिया कंट्रोल्ड है, हमारा मीडिया फिर भी बोलता है। न्याय साहब, अच्छा। आप अगर जो वहाँ का जो न्यूट्रल इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया से अलावा जो लोग हैं, उसमें अभिषेक शर्मा है, अशोक कुमार पांडे है, उसके अलावा दूसरे जो लोग हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करते हैं, आप उनके एनालिसिस उठा के जी। देखें। उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जी को ठीक हो गया, दुनिया का टाइम मेरा सबसे खत्म- धांधली ज़्यादा हमारे इलेक्शन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। नाजरीन, हम मेरे जो पैनलिस्ट उन्होंने सब ने अपनी अपनी राय दी कि ये मखलूत हुकूमत बनेगी। तमाम पार्टियां वहाँ पे अपनी धुआंधार कैंपेन उन्होंने जारी की हुई है, इंडिपेंडेंस भी कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि वहाँ तमाम पार्टियां माजी में जिनकी हुकूमतें हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर बेहतर काम किया होगा, मगर एक बात मानना पड़ेगी कि जो 1 अगस्त 2009 को उसको एम्पावरमेंट जो
सेल्फ गवर्नेंस आर्डर जो दिया है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, ये बिल्कुल ये क्रेडिट उनको जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये सात हम ये जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वहाँ पे छोड़ते हैं। 7 जून के बाद लोग जो रिज़ल्ट आएगा हम सब उसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही